दोस्तों आज हम यूपी पुलिस में 2018 में जो पेपर आता है यूपी पुलिस का, उसमें जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। जो जीके के क्वेश्चन आए थे, तो ये ऑफिशियल पेपर है, इसको आज हम सोल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेनें संचालित होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन, जो बॉर्डर ट्रेन है, वो कितनी होती है। इसमें चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका 3 नंबर, 2 ट्रेन है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी को फंसाया गया था। ये उस टाइम पे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का सवाल है। इसमें पहला है वीरांगना, दूसरा है गूगल कंपनी, तीसरा है सिस्को और चौथा है कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो दोस्तों उस टाइम के आधार पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर होगा आपका कैम्ब्रिज एनालिटिका। इसके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर के दौरान शुरू किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। उस टाइम के जो गवर्नर थे उनका क्या नाम था वो बताना है। तो पहला है लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा है लॉर्ड क्लाइव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु शिव की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को दे दिया गया। 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। पहला है रणजीत सिंह, दूसरा है बंदा बहादुर, तीसरा है अजीत सिंह, चौथा है जुझार सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, बंदा बहादुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, नंबर 2 है मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 3 है चौधरी रहमत अली, नंबर 4 है मौलाना आज़ाद। तो इसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर ने के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। वो कौन सी घटना हुई थी वो आपको बताना है। मंत्रिमंडल की सदस्यता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलैक्ट एक्ट, साइमन कमीशन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 8, गोदावरी नदी राज्य में उत्पन्न होती है। गोदावरी नदी किस राज्य में बहती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, 2 है छत्तीसगढ़, 3 है महाराष्ट्र, 4 है उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, महाराष्ट्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भारत का भूगोल से सवाल आया हुआ है, इसलिए आपको इसी आधार पर अपनी तैयारी करनी है।
इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है डल झील, दूसरा है लोकटक, तीसरा है चिलिका और 4 है वूलर झील। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका वूलर झील। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से के संविधान से प्रभावित होती है। तो भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित होती है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला देश है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जापान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस साल में लागू किया गया? तो आपको इसमें साल बताना है, किस साल यह अधिनियम लागू हुआ। 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2009। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो वो किस शहर में महाराजा सवाई जय सिंह ने खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी वो बताना है। पहला शहर है उज्जैन, दूसरा है शिमला, तीसरा है भरतपुर, चौथा है जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा उज्जैन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में के खिलाफ दोहरी सुरक्षा के लिए एक टीका का शुभारंभ किया। जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने एक टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया था। उस बीमारी का हमें नाम बताना है, वो कौन सी बीमारी थी। तो पहला ऑप्शन है खसरा और रूबेला, दूसरा है खसरा और कांटमाला, तीसरा है खसरा और अक्षयरोग, चौथा है कांटमाला और इन्फ्लुएंजा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन होगा इसका खसरा और रूबेला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भारत की जनगणना से लिया गया है। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो ये उत्तर प्रदेश की जीके से रिलेटेड सवाल है। आपको यूपी पुलिस के पेपर में उत्तर प्रदेश की जीके भी पढ़नी पड़ेगी, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है जनसंख्या से। पहला है गोरखपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा इलाहाबाद और चौथा है बरेली जिला। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, इलाहाबाद जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया? तो वो कौन सी रियासत थी जिसे जनमत संग्रह के द्वारा बाद में भारत में शामिल किया गया? तो पहला है रामपुर, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है फरीदकोट और चौथा है पोरबंदर। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जूनागढ़। जूनागढ़ की जो रियासत थी उसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये आपका भूगोल से क्वेश्चन है, भारत के भूगोल से। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
तो पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है मिजोरम और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्न में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो ये भी आपका पॉलिटिकल सवाल है। इसमें पूछा गया है कि विधानसभा और विधान परिषद भारत के इनमें से किस राज्य में नहीं है। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विसदनीय विधायिका नहीं है और जो बाकी 3 राज्य हैं इनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों तरह की विधायिका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी सवाल आपका पॉलिटी से आया है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें ये लेखक है, इसमें जो पहला है भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा आपका महावीराचार्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनसीलिंग इंडिया लिखी है जो यह रेखांकित करते कि 25 से 30 वर्षों में भारत एक महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो वो जो लेखक है, 4 लेखक दिए हैं, वीरप्पा मोइली, SM कृष्णा, शशि थरूर, मनोहर पर्रिकर। तो 4 ऑप्शन में इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 20वें का पहला होगा वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली सही आंसर है इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है भारतीय रेलवे ने पहली हमसफर ट्रेन की शुरुआत श्रेणी आनंद विहार और किसके बीच किया है। तो इलाहाबाद है पहला ऑप्शन, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है बलिया। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा गोरखपुर। भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हमसफर जो ट्रेन की शुरुआत की थी वो आनंद विहार से गोरखपुर के बीच की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जीके से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की जीके आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो इसमें पहला है जौनपुर, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है बाराबंकी। तो ये आपके 4 जिले दिए गए हैं। 4 जिलों में जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन 3 फतेहपुर सीकरी। इसके बाद 23 हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ट्रांस हिमालय सहित। तो 4 ऑप्शन है,
इसमें पहला है माउंट लोत्से, दूसरा है माउंट मकालू, तीसरा है माउंट फुजी और चौथा है माउंट कंचनजंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माउंट कंचनजंगा की चोटी हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प बताना है कौन सा है। गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, पलास है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पलास। पलास उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अमावस्या में, अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यकृत। यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी। सन 2000 में, 1995 में, 1993 में, 1950 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 3, 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। इसके बाद है 27 में दिया इसने निम्नलिखित से कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है। तो इसमें पहला है गलतुंडिका, टॉन्सिल, पित्त की पथरी, हृदय आघात, दाद रिंगवॉर्म। तो फंजाई के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो फंजाई के कारण जो रोग होता है वो होता है दाद रिंगवॉर्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य का है। तो 2016 और 17 की रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में भारत के कौन से राज्य का 1/3 से अधिक भाग है। तो गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित था। तो भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, सरोजिनी नायडू के, प्रेम बिहारी नारायण राजदा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 29वां क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, प्रेम बिहारी नारायण राजदा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से विज्ञान से सवाल है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम आप बताना है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल है, बायोटीन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, फोलिक अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बायोटीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश की जीके से रिलेटेड सवाल है। ऑप्शन 1 है कानपुर, 2 है लखनऊ, 3 है मेरठ और 4 है इलाहाबाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। तो हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था।
तो ये उत्तर प्रदेश के जिले दिए हैं 4, इनमें से मुंशी प्रेमचंद का जन्म बताना है, तो इसका आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा कन्नौज। कन्नौज का राइट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? 1 है बर्मा, 2 है नेपाल, 3 है बांग्लादेश और 4 है भूटान। तो 35वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भूटान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, काजुओ इशिगारो ने 2017 में किस अनुशासन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये करंट का सवाल है, 2018 में ये पेपर हुआ था और ये सवाल पूछा है ये करंट का सवाल पूछा है 2017 से, यानी कि आपको 1 साल की करंट अफेयर अच्छे से तैयार करनी होगी। तो इसमें जो 36 में जो सही होगा वो होगा साहित्य। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था काजुओ इशिगुरो ने। तो आपका पेपर अब 2024 में है, तो आपको 2023 की करंट अफेयर पढ़नी है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? तो पहला ऑप्शन है बिलावल भुट्टो जरदरी, दूसरा है बेनजीर भुट्टो, तीसरा है शेरी रहमान, चौथा है मुमताज महल। तो 37वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शेरी रहमान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, साधक तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल क्या कहलाती है? ये सवाल साइंस और टेक से बनता है। तो क्रूज मिसाइल कौन सी है? पहला है पृथ्वी, दूसरा वरुण, ब्रह्मोस और नारायण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मोस। इसके बाद यूपी पुलिस के पेपर में 4 चीज़ें आती है, हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग। इसमें आपके जीके के 38 सवाल पूछे गए थे और इसमें जीके और हिंदी के मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दोनों के। तो अब हिंदी का पोर्शन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इच्छा है, राष्ट्र है, रक्षा है, योग्यता है। तो इसमें पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग कौन सा होगा? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ने हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा राष्ट्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो एक वचन, बहुवचन ये पढ़ने हैं, इनसे सवाल पूछा गया है। जैसे कि इसमें पूछा है लड़का, घोड़ा, प्राण, वधु। तो जो सही ऑप्शन होगा इसमें बहुवचन में किसका प्रयोग होता है? वो होता है प्राण का। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है?
तो इसमें कारक चिन्ह याद करने होंगे आपको। तो इसमें पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो इसमें जो सही उत्तर होगा कर्ता कारक होगा। ये कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह याद करने हैं तुम्हें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये याद करने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है घर, दूसरा है आप, तीसरा है पहाड़, चौथा है नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आप। ये इसमें सर्वनाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, निम्नलिखित में विशेषण है। लंबाई है, बुढ़ापा है, समझ है, शांत है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा शांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है प्रेरणार्थक क्रिया है। ये क्रिया से सवाल पूछा गया है। इसमें पहला है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, सुनाना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। तो काल याद करने हैं। इसमें कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान होगा, पूर्ण वर्तमान होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, संभाव्य वर्तमान होगा। तो इसमें वाक्य का काल बताना है, कौन सा काल होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा पूर्ण वर्तमान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इनमें तद्भव शब्द बताना है, तत्सम और तद्भव। ये तुम्हें याद करने हैं अच्छी प्रकार से हिंदी में, ग्रामर में। तो इसमें है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अचरज। 47वां क्वेश्चन है, शीत का विलोम शब्द होगा। तो इसमें विलोम शब्द भी आए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा उष्ण, शीत का उष्ण। इसके बाद कर का अर्थ नहीं होता। कर का अर्थ क्या नहीं होता है? सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सूर्य। इसके बाद 49, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। शब्दों के लिए एक शब्द के जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, उसके लिए बताना है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए क्या होगा। दुर्गम, दुर्लभ, आगम, सुलभ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है। 50वां क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? तो वायु अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी, आग पानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वायु और अग्नि। इसके बाद पराजय में उपसर्ग कौन सा है? तो पराजय में उपसर्ग बताना है, कौन सा होगा। उपसर्ग से सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा परा। परा इसमें उपसर्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, लिखावट में प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी प्रकार तुम्हें पढ़ने हैं, उनसे सवाल पूछे गए हैं लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो 52 में जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आवट, लिखावट।
इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 महोत्सव का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद भी अच्छे से याद करने हैं तुम्हें। तो संधि विच्छेद महोत्सव का कौन सा है? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव, मैं प्लस उत्सव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महा प्लस उत्सव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध छांटना में कि अशुद्ध कौन सा शब्द है इसमें। मैंने घर जाना था में मैंने घर जाना था, तो इसमें सही उत्तर होगा 1 मैंने। इसके बाद देशभक्ति में समास है। 55वां क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो 55 का है 3 तत्पुरुष। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो वाच्य आपको पढ़ने हैं, इसमें कौन सा वाच्य है? 56 का 2 क्रम वाच्य। 57 का निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय आपको बताने हैं कि इसमें अव्यय कौन से है। तो इसमें होगा अव्यय पूछा है, तो इसमें होगा और। इसके बाद है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम का चिन्ह आपको बताना है कि इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। इसके बाद 59 59वां है, धूल का धूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे अच्छे से करने हैं, मुहावरे आए इसमें। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो होगा पहला, निर्दोष होना। 60वां भी लोकोक्ति है, ये मुहावरे टाइप ही होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। इसके बाद 61वां सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? रस से सवाल है ये, रस याद करने हैं, अच्छे से पढ़ना है रस को। तो इसका सही आंसर हुआ क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। उत्साह। इसके बाद 62वां क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद, ये छंद से सवाल आया हुआ है। छंद को अच्छी प्रकार पढ़ना है। इसमें है पहले में 11, 12, 13, 14। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 13 मात्राएं होती है दोहा छंद के पहले चरण में। इसके बाद 63वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? तो अलंकार से सवाल आए हुए हैं। अलंकार अच्छे से पढ़ना है। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है यमक अलंकार। तो 63 का जो सही उत्तर होगा वो होगा यमक। उसके बाद 64वां सवाल है। 64वें सवाल में पूछा है, निम्न में तालव्य ध्वनि है। 64वें का तीसरा, टे, पे, से, के। तो इसका सही उत्तर होगा से। 65वां है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? 65वें का अघोष वर्ण बताना है। कै, गै, घै, जै। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कै। अघोष वर्ण होगा कै। इसके बाद 66वां, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें
सही बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा है? उपहार है, ग्रंथ है, मस्तक है, रचना है। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसमें? रचना। इसके बाद ये पैराग्राफ से सवाल हुआ है। पैराग्राफ को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है और तब जो इसमें से क्वेश्चन दिए हैं उनका उत्तर देना है। तो अच्छी प्रकार से पहले पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें जो सवाल पूछे हैं उनका उत्तर देना है। इसमें पूछा है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है। ये सवाल पूछा है। इसमें पैराग्राफ में पूछा है भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे या विकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों की लिए असुविधा और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और। प्रतियोगिता में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी मत बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का न भाई अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है आपसी गुटबंदी है, खिलाड़ियों की उपेक्षा है, दोषपूर्ण नीति है, खेलों का राष्ट्र सम्मान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, खेलों का राष्ट्र सम्मान। इसके बाद 68वां गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा खेलों का गिरता स्तर। इसके बाद है आगे, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो इसका जो 69वें का होगा खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 70 है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो इसका जो सही आंसर होगा तीसरा, आपसी गुटबंदी होने से। इसके बाद आगे है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा, खेल। इसके बाद है आगे 72 कामायनी के रचनाकार कौन है? तो हिंदी में लेखकों की रचनाओं से संबंधित सवाल आते हैं, तो लेखकों की रचनाएं अच्छे से पढ़नी है। इसमें बताना है कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कामायनी के रचनाकार कौन है? तो 72 का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 73वां गोदान किसका उपन्यास है? गोदान के लेखक का नाम बताना है। यशपाल, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, अमरकांत। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74 बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो रचनाओं से 4 सवाल पूछे गए हैं, ये देखो अच्छे से याद करने हैं। तो इसे कबीर 74वें का।
उसके बाद 75वां है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों यूपी पुलिस में ये 75 सवाल आए हुए हैं हिंदी और जीके को मिलाकर। तो ये टॉपिक है, इन टॉपिक को अच्छी प्रकार से करना है तैयार। इसमें आपके हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, पेपर में आपको इन सवालों से ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब आप अपनी तैयारी करो किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी हो या जीके हो, तो एक बार ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, इन सवालों को देख लो। इससे आपको ना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और भी बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।